नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल योर फाइनेंस पोर्टफोलियो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम लोन, लैब, P+C, कंस्ट्रक्शन लोन। ये सारे लोन लेने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जरूरत रहती है। आप कागजात बोल सकते हो, अपनी लोकल भाषा में गाँव में बोलते हैं किन किन कागजात की जरूरत रहती है, कागज वगैरह की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रूफ या ID प्रूफ। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। पैन कार्ड सभी के पास मिल जाता है बेसिकली, उससे भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होती है। आधार कार्ड से भी आपकी पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे गवर्नमेंट इश्यू करती है। इन सबसे अपनी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होती है। हम सेकंड हम बात करेंगे एड्रेस प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। जैसे अपने दो एड्रेस होते हैं, एक करंट एड्रेस जहां भी प्रेजेंट में रह रहे हैं और एक परमानेंट एड्रेस जिस पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स के एड्रेस होते हैं। जैसे हम बहुत बार गांव में रहते हैं, अभी आकर शहर में रह रहे हैं किराए पर, या अपना घर ले लिया तो एड्रेस अपडेट नहीं करवाया डॉक्यूमेंट्स में। तो दो प्रकार के एड्रेस होते हैं, एक आपका करंट और एक परमानेंट। तो दोनों एड्रेस बैंक मेंशन करता है लोन लेते टाइम डॉक्यूमेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो करंट एड्रेस प्रूफ में, इसलिए एड्रेस प्रूफ में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंसिडर करते हैं। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, या बैंक की पासबुक पर भी आपका करंट एड्रेस अपडेट है तो उसको भी काफी सारे बैंक या कंपनी कंसिडर कर लेती है। रेंट एग्रीमेंट भी आप ऐड कर सकते हो, रेंट एग्रीमेंट से भी करंट एड्रेस कंसिडर करते हैं, उसके ब्याह पर आपको लोन मिल जाता है। करंट एड्रेस प्रूफ में काफी बार परेशानी रहती है, इसको क्या दूं। काफी बार अपने गांव का एड्रेस होता है, न तो अपने आधार कार्ड पर अपडेट होता है, न आपकी वोटर ID कार्ड वहीं का बनवाते हैं जहाँ के हम लोकल है, वहां से वोट तुड़वाते नहीं। इसलिए तो करंट एड्रेस प्रूफ में या तो सबसे इजी आधार कार्ड पर अपडेट करवा लो, या बैंक में अपडेट करवा लो, या फिर आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लो। जहां आप जिस ओनर के यहाँ रहते हो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा लेटेस्ट, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो एड्रेस मेंशन है वो आप अपने यहाँ जो आप बनवाओगे रेंट एग्रीमेंट उसमें डलवाना पड़ेगा डिट्टो सेम। तो उसके भी आप पर वो आपका रेंट एग्रीमेंट बचेगा, वो आपके करंट एड्रेस प्रूफ में यूज होगा। परमानेंट आपका आधार कार्ड से उठा लेंगे, या पासपोर्ट से, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस से सेकंड हम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उससे। और एक अपना एज प्रूफ होता है, जैसे आपने सुना भी हुआ 60 साल के हो गए हो, 62 के हो गए, 65 के हो गए हो तो उनको लोन नहीं मिलता। काफी बार है ना, अपनी फैमिली में काफी कम एज में बच्चे काम करने लग जाते हैं, 17-18 के, या काफी बार क्या माँ बाप की एज ज्यादा है तो बच्चों को ऐड करना पड़ जाता है। तो इसलिए एज प्रूफ चाहिए होता है। एज प्रूफ में हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और हम कहाँ कहाँ से एज प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स उठा सकते हैं। DOB जो भी गवर्नमेंट इश्यू करती है हमें डॉक्यूमेंट्स, उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसको कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्मली बेसिकली हम पैन कार्ड से उठाते हैं, पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ से होती है और सबसे अच्छा प्रूफ माना जाता है, इसलिए सबके पास अवेलेबल भी होता है। सेकंड पासपोर्ट पर भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, वहां से भी उठा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि उससे भी उठा सकते हैं। थर्ड अपना ड्राइविंग लाइसेंस पर भी डेट ऑफ बर्थ आती है तो वहां से भी उठा सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ वहां से हम कंसिडर कर सकते हैं। इन किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम लगा सकते हैं बैंक में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। और दोस्तों एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट होती है, वो पहले फोटो भेज देते थे, आजकल लाइव फोटो मांग लेते हैं सेल्फी, तो एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी होती है। दोस्तों बेसिकली इनकम की बात करें तो कोई सैलरीड है, कोई बंदा नौकरी कर रहा है तो उसकी इनकम हम कैसे कंसिडर करेंगे। 3 मंथ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप हम उठाएंगे और उनमें जो इनकम आ रही है वो कंसिडर करेंगे। प्लस कुछ बैंक 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट पर काम करते हैं, कुछ 1 साल की, तो बेसिकली 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, और उसके साथ फॉर्म 16 2 साल का 2 ईयर फॉर्म 16 ले लेते हैं। तो सैलरीड पर्सन को बहुत इजीली डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होते हैं, उसमें कुछ खास ये नहीं होता। बेसिकली आपका आधार, पैन, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 2 साल का फॉर्म 16, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट से आपका लोन प्रोसेस हो जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या क्या इनकम कंसिडर करते हैं, कैसे हम इनकम उठा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। बेसिकली ITR 3 साल के हम ITR लेते हैं, किसी के पास है तो उसमें से असेसमेंट ईयर प्लस आपका कंप्यूटेशन, किसी की लॉस प्रॉफिट है, ज्यादा ही टर्नओवर, लॉस प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज रिक्वायरमेंट रहती है। प्लस 1 साल का GST रिटर्न और आपका GST सर्टिफिकेट। GST सर्टिफिकेट बेसिकली यूज होता है आपका
आपने बिजनेस कब स्टार्ट करा उसमें डेट मेंशन होती है, आपका बिजनेस प्रूफ माना जाता है, प्लस एड्रेस प्रूफ माना जाता है। आपका करंट में एड्रेस प्रूफ जहां आप ऑफिस कर रखा है वहां के एड्रेस प्रूफ में आप जीएसटी सर्टिफिकेट दे सकते हो, शॉप टैक्स दे सकते हो और रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। आपकी खुद की शॉप है उसमें प्रॉपर्टी पेपर की फोटोकॉपी या इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट वो भी दे सकते हो ओनरशिप प्रूफ में। आपका बिजनेस एड्रेस प्रूफ है यहाँ आप उठा सकते हो, यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं बैंक और कंपनी सारे ही बेसिकली। और ये करंट अकाउंट से भी है ना, बहुत सारे बैंक कंपनी एड्रेस प्रूफ को उठा लेते हैं। आपका करंट अकाउंट में एड्रेस प्रूफ है और उससे भी। और हमें क्या चाहिए होता है, विंटेज चाहिए होती है बिजनेस की। बेसिकली है ना, सारे बैंक और कंपनी 3 साल पुराना बिजनेस मांगती है। बिजनेस को चलते हुए 3 साल हो जाने चाहिए, उसके ब्याह पर वो सारी चीजें देखते हैं कि भाई कैसी इनकम है, कैसे बिजनेस कर रहा है, कितनी टर्नओवर है, कितनी नहीं है, और उसमें कच्चे का काम कितना है, पक्के का काम कितना है, सारी चीजों को कैलकुलेट करके फिर वो लोन बनाते हैं। तो उसके हिसाब से नॉर्मली कुछ बैंक है 2 साल के बिजनेस प्रूफ पर भी लोन दे देते हैं। मैंने आपको बता दिया बिजनेस प्रूफ में क्या क्या चाहिए, ठीक है। और काफी बैंक होते हैं आसपास से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई इसका बिजनेस से कितने टाइम से चल रहा है, कितने टाइम से नहीं चल रहा। वो वेरी करता है लोन अमाउंट पर। किसी को 20-30 लाख चाहिए तो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको भी मिल जाता है। अलग अलग बैंकों की, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी बनी हुई है कि भाई हम ये बिजनेस प्रूफ में ये डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे और इन पर हम इसके अकॉर्डिंग हम विंटेज उठाएंगे और उसके ब्याह पर हम लोन दे देंगे। अब बेसिकली इन सारे लोन में ना प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट रहती है। प्रॉपर्टी के बगैर कोई भी लोन नहीं होगा, अप्रूव हो जाएगा, फाइनेंशियली अप्रूव करवा सकते हैं, बट प्रॉपर्टी के बगैर डिसबर्स नहीं होगा, आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। आपको होम लोन चाहिए तो आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स बैंक वेरीफाई करवाता है अपनी लॉयर टीम से कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो सही है या गलत है, वो बताएंगे इसमें क्या कमी है और क्या नहीं है, उनको ठीक करवाते हैं। बेसिकली आपको लोन ले लेना चाहिए जिसके कारण आपको प्रॉपर्टी का भी पता चल जाता है वो सही है या गलत है। कभी बार तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी में इश्यू होता है तो लीगल टीम देखती है, वो चेक कर लेती है बैंक। काफी बार फर्जीवाड़ा से आप बच सकते हो लोन लेते हो तो ऐसा भी है। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में क्या है, टाइटल डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं मेरे पास तो जीपीए है, या गांव के लोग कह देते हैं जमाबंदी, खसरा खतरने वाली जो प्रॉपर्टी तो जमाबंदी है तो उस पर आप लोन करवा दो, उन पर नहीं होता। बैंक या कंपनी क्या करती है, आपके नाम की या तो रजिस्ट्री हो, अपने किसी से घर या मकान या खाली प्लॉट वगैरह परचेज किया हो तो उसके रजिस्ट्री हो। ये तो अपनी फैमिली में क्या होता है, जमाबंदी से हरियाणा में बेसिकली जमीन उतरती आती है, लेकिन उसके बाद एक ट्रांसफर डीड होती है जो नॉर्मल खर्चे पर ही हो जाती है अपने ब्लड रिलेशन में। जैसे फादर के नाम तो बेटे के नाम कर देंगे, हस्बैंड के नाम वो अपनी वाइफ के कर सकता है, माँ अपने बेटे के कर सकती है, बेटा अपने मदर फादर वाइफ सबको कर सकता है, अपने बच्चों को कर सकता है। तो ट्रांसफर डीड बनवा लो, उसमें टाइटल के लिए टाइटल क्रिएट हो जाता है। प्लस 13 साल की चेन ऐसे क्लियर होगी, जमाबंदी से आपके फादर के, उसके फादर के नाम, दादा के नाम और उसके परदादा के नाम, ऐसे टाइटल चला आता है किस किस को ये जमीन उतरी है, किस किस टाइम उतरी है, सबके नाम होते हैं उसमें। तो पता चल जाता है 13 साल का अपना टाइटल क्लियर हो जाता है। प्लस हमें मोटेशन करवानी होती है, इंतकाल जो आपके नाम होगा वो मोटेशन जमवानी पड़ती है, वो आपके नाम प्रॉपर्टी होने के बाद करते हो। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की रिक्वायरमेंट रहती है। सेकंड, हम जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में बहुत सारी जीपीए की प्रॉपर्टी रहती है। तो जीपीए में क्या होता है, जीपीए टू जीपीए, जीपीए पर लोन नहीं होता, जीपीए से टाइटल बनता है। नॉर्मली आजकल पीएम उदय होने लगी है, टाइटल गवर्नमेंट ने कह दिया रेगुलाइज कॉलोनी यार इसका पीएम उदय करवा दो, तो पीएम उदय पर भी आपको लोन मिल जाएगा। वो रजिस्ट्री होती है बेसिकली कन्वेंस डीड। इसके साथ आप गिफ्ट डीड भी करवा सकते हो। दिल्ली में गिफ्ट डीड होती है, अपने हरियाणा में ट्रांसफर डीड बोल देते हैं, तो गिफ्ट डीड भी करवा देते हो। अपने हरियाणा में ट्रांसफर डीड के इतने पैसे नहीं लगते, वहां चार्जेस सेम लगते हैं दिल्ली में। यदि आप गिफ्ट डीड करवाते हो तो उतना ही चार्जेस लग जाते हैं जितने आप एक नॉर्मल डीड करवाते हो, तो सेम लगते हैं, ऐसा खास कुछ है नहीं। हाँ, गिफ्ट डीड, सेल डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेंस डीड, आरडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स टाइटल उठाते हैं, इसके ब्याह पर लोन प्रोसेस होता है। और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, आप बहुत सारे लोगों को पता भी है। जैसे हम बिल्डर की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो जैसे बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर हैं जो फ्लैट बने होते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, तो उनके फ्लैट परचेज करते हैं, उनमें क्या सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर मिलता है, फिर हमें डिमांड आती है यदि वो प्रोजेक्ट रनिंग में बन रहा है तो फिर ठीक है, उसके बाद हमें सारा कुछ बन जाएगा, उसके बाद ओसी आती है प्रोजेक्ट की, और हमारे नाम बिल्डर बीबीए करवाता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, साथ में कन्वेंस डीड होती है, उसके बाद पोजीशन लेटर आता है जब आपको बनकर तैयार करके बिल्डिंग दे देते हो, आप रहने स्टार्ट कर देते हो।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्डर प्रोफाइल में आते हैं आपके। और बिल्डर के साथ ये डायरेक्ट अलॉटमेंट हो गया, रीसेल में आता है, प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया, लोग रहने लग गए, तो जैसे मेरे नाम प्रॉपर्टी में अपनी बेचना चाहता हूँ तो नेक्स्ट बंदे के नाम मेरे नाम के सारे अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, कन्वेंस डीड वगैरह उसको देनी होती है। ओरिजिनल भी स्टार्टिंग में फोटोकॉपी, रजिस्ट्री होने के बाद हम सारे ओरिजिनल अगले को थमा देते हैं, लो भाई आपका फ्लैट हो गया, आप पकड़ो। तो उसके भी यहाँ पर लोन होता है। प्रॉपर्टी लोन, ये जो होम लोन हो गया, लैप हो गया, P+C हो गया, कंस्ट्रक्शन लोन हो गया, इनमें अब फरंट हमें प्रॉपर्टी पेपर चाहिए होती है बैंकर को, क्योंकि उसकी फोटोकॉपी जाती है, ओरिजिनल बाद में जमा होते हैं। सबसे पहले आप फोटोकॉपी दोगे, ओरिजिनल नहीं, तब तक आपका सैंक्शन नहीं होता। उसके बाद आप सैंक्शन होने के बाद आपके जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर है बैंकर लेकर जाएगा, वो वेरीफाई होते हैं लॉयर के द्वारा, ये डुप्लीकेट है या कोई फर्जीवाड़ा हुआ नहीं है, असली है या नकली है, वो वेरीफाई करते हैं वहां। वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपरों को अपने पास जमा करवा लेते हैं, तब तक आपका लोन चलता है 10-15 साल के लिए। तब तक जब आप लोन को बीच में भी बंद कर देते हो, आपके 10-15 दिन में प्रॉपर्टी पेपर वापस आ जाते हैं, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे उडा की प्रॉपर्टी खरीदते, उडा से अलॉटमेंट होगा, कन्वेंस डीड होगी, पोजीशन लेटर आएगा, ये सारी उडा में क्या होता है, मैप भी बनवाना होता है हमें, उडा के अकॉर्डिंग ही उस जो मैंने जमीन परचेज की उसके अकॉर्डिंग ही मैप अप्रूव होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम घर बनवाएंगे, तब जाकर उस पर बैंक भी देखते हैं उसके अकॉर्डिंग घर बना है मैप के अकॉर्डिंग, तो देन हम उसको प्रोसेस करते हैं, देन उस पर लोन हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है। लोन के लिए आप बेसिकली इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और जैसे आप P+C में प्लॉट परचेज कंस्ट्रक्शन में बुक करते हो, पहले बैंक आपको प्लॉट परचेज करने के लिए लोन देगा, कुछ मतलब आपका मोटा मोटा बता देता हूँ कैलकुलेशन। 1 करोड़ का लोन है, आपको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट, 1 करोड़ का सैंक्शन होगा, तो उसमें 60-70 लाख के आसपास आपको प्रॉपर्टी परचेज, प्लॉट परचेज करने के लिए दे देगा। जो 30-40 लाख बच गया बाद में, वो कंस्ट्रक्शन के लिए दे देगा। उसमें क्या होता है, किसी भी आर्किटेक्ट से हमें है ना एस्टिमेटेड प्लान बनवाना होता है, कंस्ट्रक्शन का, फ्लोर का मैप भी बनवाना होता है। हम इस डिजाइन से बनाएंगे घर और इतना हमारा एस्टिमेट लग जाएगा घर मकान बनाने में, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक उसको सैंक्शन करता है और फंड करता है। और काफी बार क्या होता है, अपने पास प्लॉट ऑलरेडी होता है, तो उस पर हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, तो कंस्ट्रक्शन प्लॉट की वैल्यू लगेगी, प्लस हमारा जो कंस्ट्रक्शन का प्लान हम बनवाएंगे एस्टिमेट वो लगेगा, दोनों को मिक्स करके आपको फंड प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो बेसिकली इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है होम लोन, लैब, P+C ओनली कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आप फ्रेश परचेज करो, रीसेल में लो, ये अपने पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। हम किसी भी बैंक में, किसी भी कंपनी में जहां अपनी प्रोफाइल सुटेबल फिक्स सही बैठती है, वहां से हमें लोन मिलेगा। लोन लेते टाइम आपका सिबिल भी चेक होता है, सिबिल कैसा है, आपने पिछले लोन कैसे चलाए, किस तरीके से चलाए, वो सारे देखे जाते हैं। और आपके सेल इनकम भी देखी जाती है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी देखी जाती है, कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, अपनी इनकम कम है, तो जितनी इनकम सपोर्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग हमारा लोन प्रोवाइड हो जाएगा, लोन सैंक्शन हो जाएगा। सपोज करो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है और इनकम ज्यादा है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमें लोन मिलेगा वो मिल जाएगा, और इनकम ज्यादा तो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। आपकी इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों सपोर्ट करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप जितना चाहो उतना लोन ले सकते हो, दोनों सपोर्ट करती हैं। तो किसी की भी कम वैल्यू हुई, मतलब इनकम कम है, प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, तो फिर इनकम के अकॉर्डिंग मिलेगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, इनकम ज्यादा, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो लोअर साइड रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें लोन मिलेगा। ऐसा नहीं हम जितना चाहे, काफी बार लोगों के पास बहुत सारा पैसा रहता है और लेकिन इनकम नहीं दिखा सकते, इनकम होती नहीं है, दिखाने लायक नहीं होती, सारा कच्चे का काम होता है। लेकिन आजकल बैंक कच्चे की भी इनकम कंसिडर करते हैं। दोस्तों जैसे बहुत सारे अपने दिल्ली एनसीआर में, आपके गांव कस्बे में, इधर मोहल्ले में, शहरों में क्या होता है, आजकल किराए का काम बहुत हो गया। बाहर से लोग शहरों में कमाने या काम करने आते हैं, पढ़ने आते हैं बच्चे, तो इनकम जो किराए की आती है वो कैश रेंटल होता है, उस पर भी बहुत सारे बैंक और कंपनियां आपका लोन बना देती हैं। कुछ अकाउंट में आता है पैसा, उस पर भी बना देती हैं। वो कंपनी और या बैंक पर डिपेंड करता है, अब वो कैश रेंटल लेता है या नहीं लेता है, या अकाउंट वाला लेता है, दोनों मिक्स करके लेता है। तो ऐसा नहीं है, आजकल सारे ही बैंक, मोस्टली कंपनियां कैश रेंटल, अकाउंट रेंटल, या आपके किसी परचून की दुकान है, किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस, उसमें कैश की काम हो रहा है, इतना ज्यादा आप दिखा नहीं रहे ITR GST में, आपके पास है ही नहीं, तो भी आपको लोन हो जाएगा। दिखना चाहिए कि आपका अच्छा खासा बिजनेस है, बिजनेस ही नहीं होगा, इनकम ही नहीं दिखेगी, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इनकम दिखनी चाहिए, अच्छा खासा बिजनेस हो, बैंक को लगे कि आप EMI दे पाओगे जितना आपको लोन चाहिए उतने की, तो आपको बैंक लोन दे देगा। बेसिकली इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों, और ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास होने चाहिए। अब हमें लोन लेना तो लोन हमें मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।